हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट का जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसी को हम आप आज कंटिन्यू करेंगे। हमारे आज के इसमें जो मेन फोकस रहेगा वही है कि संवेगात्मक विकास कैसे होता है, कैसे हमारे बालक के जीवन में धीरे धीरे संवेगों का विकास होता है। तो हम बिल्कुल नवजात शिशु से आरंभ करेंगे कि जब बालक जन्म लेता है, नवजात होता है, तो उसके अंदर संवेग अलग अलग दिखाई नहीं देते या उनके संवेगों को पहचानना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया दो ही श्रेणी में रखी जा सकती है। प्रसन्न होते हैं तो वो अपने हाथ पैर चुलाते हैं, हिलाते हैं, और शांत होकर बिल्कुल उनके मांसपेशियां बिल्कुल रिलैक्स्ड, उनकी बॉडी पूरी रिलैक्स्ड, और वो आनंद से सोते रहते हैं। और यदि उनको कोई कष्ट होता है तो वो रोकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो नवजात शिशु के अंदर ये मतलब दो श्रेणी है, या तो सुखद प्रत्युत्तर होगा या असुखद प्रत्युत्तर होता है। और जैसा कि हमने कल कहा था कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि संवेग जन्मजात होते हैं और कुछ का मानना है कि वो धीरे धीरे सीखते हैं। और जो कुछ लोगों का ये मानना है कि संवेग जन्मजात होते तो हैं विद्यमान, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया करने का तरीका जो होता है वो बालक धीरे धीरे सीखता है। इनके जो सुखद होते हैं उसमें होता है कि जैसे माँ जब शिशु को दूध पिलाती है या उसकी मसाज कर रही होती है, मालिश करती है, उसे नहलाती है, गोद में अपने पास बिल्कुल प्यार से दुलारती है, पुचकारती है, और वो बिल्कुल कंफर्टेबल होता है। मतलब उसकी शारीरिक रूप से ना उसको ठंड लग रही है ना उसको गर्मी लग रही है, वो बिल्कुल आराम में है। ऐसी स्थिति में लिटाते हैं तभी उसके अंदर सुखद प्रतिक्रिया, सुखद प्रत्युत्तर देखने को मिलता है। असुखद प्रत्युत्तर बालक को कब मिलते हैं? जब उसको या तो ठंड लग रही हो या गर्मी लग रही हो, कोई तेज़ आवाज़ हो तो देख सकते हैं, अगर उसका बिस्तर गीला हो गया हो, और या उसे कष्टदायक तरीके से लिटा रखा हो, सुला रखा हो, या कष्टदायक तरीके से उसको उसकी बॉडी में कुछ दर्द होता है, जैसे उसको हम उठा रहे हैं, ढंग से नहीं उठा रहे हैं, या उसके आराम में व्यवधान डालते हैं, तब बच्चा रोने लगता है। और उसके शरीर में वो जो एक साथ सारी क्रिया कहते हैं, उसको कहते हैं मास एक्टिविटी, मतलब पूरा संपूर्ण शरीर उसकी अनुक्रिया देता है। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है, वो वातावरण के संपर्क में आता है, वैसे वैसे उसके संवेगों का विकास होता रहता है। और अगर हम देखें तो 1 वर्ष के बालक में लगभग सभी संवेग उसी प्रकार से आपको मिल जाएंगे जैसे हम लोगों में मिलते हैं। भय, क्रोध, आनंद, हर्ष, ये देखने को मिल सकते हैं। जब बालक छोटे होते हैं, लगभग 6 माह तक बालकों की जो अनुक्रिया होती है या प्रतिक्रिया होती है, संवेग कैसे अभिव्यक्त करते हैं, वो अपनी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। जैसे कोई भी उनको नकारात्मक, अगर उनको कोई भी तकलीफ हो रही हो, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, मतलब उनकी इच्छा का कार्य ना हो रहा हो, तो रोकर और चिल्लाकर अभिव्यक्त करते हैं और उसमें पूरे शरीर को हिलाते डुलाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है, ये शारीरिक रूप से अभिव्यक्ति में कमी आती है और मौखिक रूप से अभिव्यक्ति बढ़ती जाती है। बालक जो होता है शैशव अवस्था से ही टेम्पर टेंट्रम्स करना सीख जाता है। अब ये टेम्पर टेंट्रम्स शब्द आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। टेम्पर टेंट्रम्स क्या होते हैं? टेम्पर टेंट्रम्स होते हैं बच्चों संवेगात्मक विस्फोट, जिसको हम कह सकते हैं। मतलब बच्चों के जब संवेग होते हैं उसको वो बिल्कुल विस्फोटक एकदम से फट के बाहर आते हैं। तो उसमें बच्चा क्या करेगा? हाथ पैर पटकना, रोना, चीखना, चिल्लाना, जमीन पे पसर जाना, ये सारा। और ये सब क्यों करते हैं बच्चे? उनका संवेग की अभिव्यक्ति के साथ साथ वो दूसरों का ध्यान भी आकर्षित करने चाहते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं टेम्पर टेंट्रम्स। तो टेम्पर टेंट्रम्स जो होते हैं बच्चों के, वो इसी अवस्था में आरंभ हो जाते हैं, शैशव अवस्था से आरंभ हो जाते हैं, और ये पूर्व बाल्यावस्था में अपने चरम पर होते हैं।
और इन सब चीज़ों में बालकों में बेटा व्यक्तिगत भिन्नता भी देखी जाती है, वातावरण का प्रभाव भी देखा जाता है कि बालक आगे कैसे प्रतिक्रिया करना सीखेगा, ये उस पर प्रभाव डालते हैं। अब हम देखेंगे अलग अलग बाल्यावस्था में संवेग देखेंगे। तो बाल्यावस्था के आरंभ में अगर हम देखें तो बहुत विस्तृत हो जाते हैं। बाल्यावस्था 2 वर्ष से आरंभ हो जाती है। हालांकि संवेगों का विकास एक निश्चित अनुक्रम में होता है, लेकिन फिर भी हर स्टेज में, प्री स्कूल ईयर्स में, पूर्व स्कूल ईयर्स में बालकों के संवेग अलग ढंग से अभिव्यक्त होते हैं और उसके कारण या उद्दीपक उनको कहते हैं जो किसी भी संवेग को प्रेरित कर रहा हो, जो भी परिस्थिति है, व्यक्ति है, वस्तु है, उसे हम उद्दीपक कहते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था में जो उद्दीपक होते हैं वो भिन्न होते हैं, उत्तर बाल्यावस्था में भिन्न होते हैं। इसी तरह से उनकी जो अभिव्यक्ति होती है वो भी दोनों अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है। इसलिए हम पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में संवेग अलग अलग पढ़ेंगे। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है उसमें बालक की संवेगिक अनुभूतियों का विस्तार होता है, मतलब वो संवेग को ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। मतलब क्यों? पहली चीज़ तो उनका शारीरिक विकास इतना हो गया होता है, गत्यात्मक विकास इतना हो गया होता है कि वो आसपास घूमने लगते हैं, तो उनका अनुभव का क्षेत्र बढ़ जाता है। दूसरा, शैशव अवस्था की तुलना में उनकी समझने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो जिन चीज़ों से पहले उनमें संवेग उत्पन्न नहीं होते थे, उन चीज़ों को वो अब समझने लग गए हैं, तो उनके अंदर उन चीज़ों के प्रति भी संवेग उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए इनकी संवेगात्मक अनुभूति, फीलिंग्स का बहुत विस्तार हो जाता है पूर्व बाल्यावस्था में। और इनकी जो संवेग होते हैं, जैसे भय, ईर्ष्या, उद्वेग, ये बड़े अतिरंजित रूप में मतलब तीव्र, बिल्कुल एक्सट्रीम में आपको दिखाई देंगे। अभिव्यक्ति जो होगी, जैसे मैंने आपको कल की कक्षा में, इस अवस्था में बालक को किसी भी चीज़ को मास्क करना, छुपाना, कर्टेल करना नहीं आता है। जो उनके मन में भाव होता है उसको अभिव्यक्त कर देते हैं और उतनी ही तीव्रता से, जितनी तीव्रता से महसूस किया उतनी तीव्रता से उसे अभिव्यक्त भी कर देते हैं। आयु के साथ साथ इनकी अभिव्यक्ति भी स्पष्ट होने लगती है। पहले तो बच्चा जैसे छोटा बालक था शैशवावस्था में तो रोता रहता था, तो रोना किस वजह से रो रहा है भाई समझ नहीं आता। पेरेंट्स को पता नहीं चलता कि वो दर्द की वजह से रो रहा है या उसको कोई बिस्तर खराब हो गए इसलिए रो रहा है, क्यों रो रहा है, या उसका मन नहीं लग रहा, या उसके पेट में दर्द है, कुछ नहीं पता। तो अभिव्यक्ति उनकी स्पष्ट नहीं होती, लेकिन आयु बढ़ने के साथ साथ उनकी अभिव्यक्ति जो है वो स्पष्ट होने लगती है। इस अवस्था में बच्चे बहुत क्रियाशील भी होते हैं। क्रियाशील होने की वजह से क्या होता है, हर वक्त एक्टिविटी करते हैं। आपने कभी भी पूर्व बाल्यावस्था के किसी भी बालक को शांति से बैठे हुए नहीं देखा, लेकिन वो लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उसका परिणाम क्या होता है, उनके अंदर थकान ज़्यादा होती है। थकान ज़्यादा होगी तो उनके अंदर संवेग भी उतनी तीव्रता से दिखाई देते हैं। फिर इस अवस्था में बच्चों को अगर कोई भी उनकी क्रिया के ऊपर अंकुश लगाने की चेष्टा करते हैं तो वो अंकुश उनको मतलब बाधा पसंद नहीं है, कोई उनको रोके टोके वो पसंद नहीं है। तो इस वजह से भी बच्चे बड़ी जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और उसको स्पष्ट दर्शाते भी हैं। इसी तरह से अगर वो कुछ कार्य करना चाहते हैं और उस कार्य को करने में वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, तब भी उसके अंदर उसका क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अब हम देखेंगे पूर्व बाल्यावस्था के कुछ सामान्य संवेग। सबसे पहले हम देखेंगे क्रोध। क्रोध को मूल संवेग माना गया है, कल मैंने आपको बताया था। क्रोध, भय और प्रेम, ये 3 मूल संवेग माने गए हैं। तो क्रोध एक मूल संवेग होता है। ये आरंभिक बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में सामान्य रूप से होता है। इस अवस्था के बालकों में क्रोध उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बहुत सी होती हैं, इसीलिए वो बहुत जल्दी किसी भी बात पर क्रोधित हो जाते हैं।
जैसे उनके कोई खिलौनों के किसी ने उनका खिलौना ले लिया, वो कपड़े नहीं पहनना चाह रहे हैं, पेरेंट्स माँ पहनाना चाह रही है, वो कुछ कार्य करना चाह रहे हैं, माँ करने नहीं दे रही है, उनकी कोई इच्छा है, वो डिमांड कर रहे हैं कि हमको अभी कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कोई भी इच्छा हो सकती है, टीवी देखना है, और माँ ने मना कर दिया तो उनको गुस्सा आ जाता है। कोई दूसरा बालक उनके ऊपर हमला कर दे तो गुस्सा आ जाता है। उनको उनकी पसंद की चीज़ अगर कोई दूसरा बालक ले लेता है, उनका खिलौना हो, तो उनको गुस्सा आ जाता है। और इस तरह की लड़ाई झगड़ा कोई भी हो तो उनको गुस्सा आ जाता है। और इस अवस्था में क्रोध की जो अनुभूति होती है, इसमें सामाजिक पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जिन घरों के अंदर बहुत सारे लोग बच्चों को अटेंड करने के लिए होते हैं, वहाँ बच्चे जो होते हैं वो छोटी छोटी बातों पर मचल जाते हैं, और इसलिए उनमें ज़्यादा अभिव्यक्ति देखने को मिलती है क्रोध की। और इसके विपरीत अगर उनके पर लगातार कोई उनके साथ कोई क्रिया करने के लिए उपलब्ध होता है, परिवार के अंदर ही कोई उनके साथ लगातार उन पर ध्यान देता है, तो बालक में क्रोध की अनुभूति कम होती है। जिन बालकों के भाई बहन होते हैं, उनमें देखा गया है कि उनमें क्रोध का स्तर इकलौते बालक की तुलना में अधिक होता है। फिर अभिभावक जिस तरह से उन्हें अनुशासित करना चाहते हैं और उनको वो अनुशासन पसंद नहीं है, तब भी बालकों में वो भी एक क्रोध का कारण बनता है। माता पिता चाहते हैं कि बच्चे जो अपने कुछ चीज़ें होती हैं बिल्कुल अपने प्राकृतिक ढंग से करना चाहते हैं, लेकिन अभिभावक चाहते हैं कि वो उन्हें स्वीकृत तरीका, समाज द्वारा स्वीकृत तरीकों में ढालने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से भी बालक के अंदर क्रोध उत्पन्न हो सकता है। और ये अपने क्रोध की अभिव्यक्ति कैसे करते हैं? ये अपने जो है मचलना, रोना, चिल्लाना, पैर पटकना, लात मारना, ऊपर नीचे उछलना, हाथ चलाना, फर्श पे लेटना, सांस भी रोक लेते हैं, शरीर को भी कड़ा कर लेते हैं। ये टेम्पर टेंट्रम्स के अंतर्गत होता है। तो क्रोध की वजह से भी, मतलब क्रोध की अभिव्यक्ति भी टेम्पर टेंट्रम के माध्यम से हो जाती है। अब जब बच्चे जैसे जैसे आयु बढ़ती है, जैसे 4 वर्ष की जब हो जाते हैं, तो इनका जो क्रोध होता है जिसके प्रति आ रहा होता है, उसी के प्रति उनके क्रोध की अनुक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो ये क्या करते हैं, बदला लेने की या तो कोशिश करेंगे, जिस व्यक्ति ने क्रोध को उनकी तरफ वो करा है उसको मार पीट कर उसके ऊपर हमला करके कर सकते हैं। और 3 से 4 वर्ष की अवस्था में बच्चों के टेम्पर टेंट्रम्स सबसे ज़्यादा हाइट पर होते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्पर टेंट्रम्स इस अवस्था में होते हैं, और इस अवस्था में इन टेम्पर टेंट्रम्स को सही ढंग से टैकल कर लिया तो ये धीरे धीरे कम होते जाते हैं, अन्यथा इनके बढ़ने की संभावना होती है। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं पूर्व बाल्यावस्था के अंत तक अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं। नियंत्रण का मतलब ऐसा नहीं है कि इनको क्रोध नहीं आएगा, पर क्रोध की जो अभिव्यक्ति होती है वो उतने विध्वंसात्मक रूप से, इतनी ओवर्ट उनकी नहीं होती है, उनके तरीके वो बदल लेते हैं। और जिस तरह से पहले टेम्पर टेंट्रम्स हर चीज़ को तोड़ फोड़ करके पटक कर हाथ पैर पटक कर करते थे, वो धीरे धीरे इनकी सामान्यतः कम हो जाती है। और इस अवस्था में बालकों के अंदर क्रोध की जो उद्दीपक है और जो प्रतिक्रिया है, उसमें लड़के और लड़कियों में कोई भिन्नता देखने को नहीं मिलती है। पूर्व बाल्यावस्था का जो अगला संवेग हम देखेंगे वो है भय। भय बालकों में इस अवस्था में कैसे उत्पन्न होता है? भय के अगर उद्दीपक हम देखें तो शायद पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों के भय के उद्दीपक बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से डरने लग जाते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनका बौद्धिक विकास अभी ये हुआ होता है कि शैशव अवस्था तक जिन चीज़ों को वो बिल्कुल, जिनके प्रति उनको पता ही नहीं था कि वो नुकसानदायक हो सकती है या उससे कुछ खतरा हो सकता है, खतरे का उनको एहसास ही नहीं होता। इस अवस्था में इनका बौद्धिक विकास इतना हो चुका होता है कि वो समझने लगते हैं कि इस चीज़ से मुझे हानि पहुंच सकती है, इस चीज़ से मुझे चोट लग सकती है, इससे मैं डर सकता हूँ, इससे मैं गिर सकता हूँ, ये कार्य करने से मुझे डांट पड़ सकती है, ये सब समझने लगते हैं। लेकिन
अभी इनका बौद्धिक विकास इतने ही स्तर का होता है कि ये काल्पनिक भयों को भी इसके अंदर जोड़ लेते हैं और वास्तविकता के धरातल पर उसको तोल नहीं सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, अब इस अवस्था के बच्चों में सांप को देख के भयभीत हो जाएंगे, ज़बरदस्त भयभीत हो जाएंगे, वो इससे पहले आयु में दिखाई नहीं देता है ना। अच्छा, दूसरा, कोई भी नया कार्य करना भी इनको भयभीत करता है। जैसे बच्चे को जब पहली बार आपने कहा कि फिसल पट्टी जैसी फिसल पट्टी के ऊपर बच्चे जो उल्टे चढ़ते हैं, तो पहली बात में उनको भय लगता है। पहली बार तो बच्चा जब किसी नए तरह के झूले पे, किसी स्विंग पर भी चढ़ता है तो उसके मन में कहीं भय होता है, लेकिन जैसे ही वो उसमें सफल हो जाता है उसकी भय की मात्रा कम होती जाती है। इसी तरह से बच्चे कोई बहुत तेज ध्वनि, बहुत तेज धमाका हो गया या बहुत तेज जैसे तो उससे भी बच्चे बहुत भयभीत हो जाते हैं, और जिस चीज़ ने वो भय उत्पन्न किया है उसके प्रति भी उनके मन में वही भाव आ जाता है। उस चीज़ को देखते ही, उस वस्तु को देखते ही भयभीत हो जाते हैं। जैसे ही मैंने आपको कल बताया था कि बालक सफ़ेद खरगोश बिल्कुल वो नहीं था, साथ में तेज़ आवाज़ की, उसने डरना सीख लिया, फिर वो सफ़ेद खरगोश को देखते ही डरने लग गया, और बाद में तो वो किसी बुजुर्ग आदमी की सफ़ेद दाढ़ी को देखकर भी डरने लग गया। तो भय जो होते हैं इस तरह से अनुबंधन जिसको कहते हैं हम, दो घटनाएं एक साथ हुई जिसके कारण भय उत्पन्न हुआ, तो वो दोनों को उस घटना भय से जोड़ लेता है। इसी तरह से कोई टीवी के ऊपर कुछ प्रोग्राम आते हैं या पिक्चर में आते हैं, ये सब भी भय के स्रोत हो सकते हैं। और क्या होता है, जैसे ये कॉमिक्स वगैरह बच्चे देखते हैं या टीवी पर कार्टून मूवीज़ देखते हैं तो कहते हैं अंधेरा, जैसे जो भी नेगेटिव पात्र होते हैं उनके ऐसे नाम रख दिए जाते हैं, जैसे अंधेरा कायम रहे, तो बच्चे अंधेरे से डरने लग जाते हैं। मुझे अभी भी याद है मेरी बालिका जब मुश्किल से 2.5-3 वर्ष की थी, तो हमारा मकान जो था वो 3 मंजिल का था और बीच में कहीं लाइट नहीं जल रही होती थी, और उसके चाचा आके घंटी बजाते थे तो वो बिना भयभीत हुए तुरंत दौड़कर चली जाती थी 3-4 वर्ष की अवस्था में, और जाकर कुंडी खोल देती थी। लेकिन वो थोड़ी सी और बड़ी हुई, उसी अवस्था में उसके दौरान उसके कजिन्स आए, उन्होंने उसको एक बार सीढ़ियों में छुप कर डरा दिया और उसको ये बोल दिया कि देख सीढ़ी में उस कोने में कोई बैठा हुआ तुझे पकड़ लेगा। तो वो भय जो उस बालिका में पहले नहीं था, वो नया भय हो गया। बाद में हम उसको कहते थे तो ना मुझे सीढ़ी में कोई पकड़ लेगा। तो इस तरह से ये काल्पनिक भय भी बच्चों के जीवन में जुड़ जाते हैं, और बौद्धिक रूप से वो इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो समझ सकें कि नहीं ये भयभीत होने की कोई बात नहीं है और इससे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे हमें कोई खतरा नहीं है। तो इस वजह से इनके भय के कारण बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। प्रतिक्रिया हम देखें तो इस अवस्था में बच्चे कैसे अपने भय व्यक्त करते हैं, रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, दूर भाग जाते हैं जिस चीज़ से डर लग रहा हो, या छिप जाएंगे, माँ के आंचल में जाके छुप जाएंगे, माँ के पीछे छुप जाएंगे, डरावनी स्थितियों से बचने की कोशिश करते हैं और उसे कहेंगे कि इसको हटा दो यहाँ से, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं पकड़ना चाहती, मैं नहीं कर सकती, या उस अवस्था में आने से ही बचते हैं। और इनके अंदर लगातार इनका रोना ठुनकना वगैरह भी होता है। और इस अवस्था में बच्चों में अनुबंधन के द्वारा भी भय का वो देखा गया है। जैसा मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने आपको बताया, उसका फ़र्क बताया कि सफ़ेद फरी वस्तु से बच्चे के मन में भय उत्पन्न हो गया। इसी तरह से बच्चे अनुकरण भी करते हैं। इस अवस्था के बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। जैसे माँ छिपकली को देखकर चिल्लाती हैं, डरती हैं, तो बच्चा भी छिपकली से भयभीत होना सीख जाता है। इसी अवस्था में देखा गया है कि अगर बच्चे में अत्यधिक भय की अवस्था हो, अत्यधिक भय में वो उनका शरीर पीला पड़ जाता है, वो निश्चित हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे होता है ना फ्रीज़ हो गए, जहाँ पर हैं उसी अवस्था में फ्रीज़ हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, कभी कभी मूर्छित भी हो जाते हैं। इसको भी मैंने देखा है कि इसका भी मैंने एक अनुभव देखा है। आपने बच्चों कभी पता नहीं सुना है, कभी कुकर जब फटता है, कुकर का जब सेफ्टी वाल्व उड़ जाता है तो एकदम से बम की जैसे धमाके की आवाज़ होती है। मुझे अभी भी याद है कि मेरे भाई जो हैं वो मेरे से 5-6 वर्ष छोटे हैं, जुड़वा भाई थे मेरे, और हमारे घर के अंदर मैं और मेरे भाई लोग थे और कुकर के अंदर कुछ पक रहा था और एकदम से बहुत तेज़ विस्फोट की आवाज़ आई, जिससे कोई बम फूट गया हो।
एकदम से मैं भागी और मैंने देखा मेरे भाइयों को दोनों वो भयभीत होकर दीवार के साथ चिपक के, जैसे होता है ना, फ्रीज हो गए हों। उनके चेहरे का जो भाव है बिल्कुल, और वो हिलडुल भी नहीं पा रहे थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था उनकी सांस आनी रुक गई हो। फिर एकदम से मैंने उन लोगों को करा। तो अत्यधिक भय की अवस्था में ये स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो बच्चों, आज का हमारा व्याख्यान यहीं तक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।